आप लोगों को अगर कोई समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। थोड़ा सा इकोनॉमी है, इसमें कठिन शब्द है, शब्दावलियां बहुत ज्यादा है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर बहुत दिनों छोड़ दिया है, क्योंकि इसका शब्दावली मेन है इकोनॉमी का, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी आपको बताया था एसएलआर और सीआरआर। एसएलआर में क्या होता है, बैंक अपने पास कुछ परसेंटेज जमा करके रखता है जो गोल्ड, करेंसी और सिक्योरिटी के रूप में हो सकता है। और सीआरआर में क्या होता है, आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटी जमा करके रखना पड़ता है जो केवल करेंसी में होगा। इसमें होगा कैश या करेंसी में कह सकते हैं, कैश में जमा, कैश का मतलब करेंसी में हो सकता है। और इस पर क्या है, कोई ब्याज नहीं देंगे और इन पैसे से क्या था, लोन भी नहीं दे सकते हैं कॉमर्शियल बैंक। अब देखिए कॉमर्शियल बैंक क्या होता है कि कोई भी संस्था या बैंक या कोई व्यक्ति के पास हमेशा पैसा नहीं होता है या कैश नहीं होता। पैसे का मतलब क्या है, कैश का मतलब कैश नहीं होता, नगद नहीं होता कुल मिला के। तो नगद के लिए क्या करते हैं, या तो हम किसी से उधार लेते हैं, और अगर मेरे पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, लोगों को उधार देते हैं। दो कंडीशन बनता है, या तो हम क्या है, जब हमारे पास पैसा ज्यादा होता है तो हम उधार देते हैं, और जब हमारे पास पैसा कम हो जाता है तो हम उधार लेते हैं। और ये क्या होता है, एक इकोनॉमी का स्वस्थ वातावरण इसे कहा जाता है। कोई भी जो समाज में इकोनॉमी यानी आर्थिक व्यवस्था में जो लोग पार्टिसिपेट करता है, वो हमेशा या जब आवश्यकता होती है तो उधार लेना भी पड़ता है उनको और उधार देना भी पड़ता है। तो ये इकोनॉमी का क्या होता है, रूल होता है। कॉमर्शियल बैंक है, मान लेते हैं कि मार्केट में लोन का डिमांड बहुत ज्यादा है, यानी लोग ज्यादा लोन लेने के क्या है, उत्सुक है। अगर उनके पास है, कॉमर्शियल बैंक के पास अगर क्या है, करेंसी या नकदी कम हो गया है, नकदी या करेंसी या कैश कम हो गया है, तभी क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक जो हमारा केंद्रीय बैंक है जिसको क्या कहते हैं, आरबीआई कहते हैं, उनसे क्या होता है, कुछ पैसा उधार मांगते हैं। और ये जो पैसा उधार लेते हैं ना, इसका जो टाइम पीरियड होता है 90 दिन का होता है, ध्यान दीजिएगा, 3 महीने का होता है। या हम लोग भी जो ईएमआई वगैरह लेते हैं ना, उसका भी अगर डिफॉल्टर हो जाते हैं तो 3 महीने तक डिफॉल्टर माना जाता है, उसके बाद क्या होता है, पेनल्टी लगता है। इसमें भी वही पेनल्टी भी इसमें भी लगता है, समझ लीजिएगा। अगर मान लेते हैं किसी कॉमर्शियल बैंक के पास कैश की कमी हो जाए, तो वो वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे, आरबीआई से लोन लेंगे। और आरबीआई ये जो लोन दे रहा है ना, इस पर जो ब्याज दर लगाएंगे या जो दर लगाएंगे या जो रेट लगाएंगे, उस रेट को क्या कहा जाएगा, रेपो रेट कहेंगे। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट होता है। तो रीपरचेजिंग ऑप्शन जो रेट होता है उसको रेपो रेट कहते हैं, समझिएगा। अगर किसी कॉमर्शियल बैंक के पास कैश की कमी हो जाए तो वो क्या है, हमारे जो आरबीआई है, जो केंद्रीय बैंक है, उससे क्या लेंगे, उधार लेंगे। और ये जो उधार होंगे, ये कैसा होगा, 90 दिन के लिए उधार लिया जाएगा। और इन उधार पर जो ब्याज लगाया जाएगा, उस ब्याज को क्या कहा जाएगा, रेपो रेट कहा जाएगा या रेपो दर कहा जाएगा। कितना समझ में आया। अब ये कंडीशन बनता है कि ये जो कॉमर्शियल बैंक है वो कितना उधार ले सकता है। ये जरूर नहीं कि मतलब पूरा आरबीआई खाली कर दे, ऐसे नहीं हो सकता है। देखिए कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपना जो एनडीटीएल होता है, अभी देखिए एनडीटीएल का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, एनडीटीएल जितना होगा उस एनडीटीएल का मैक्सिमम 2% उधार ले सकता है। अगर वो उनके पास 100 करोड़ रुपए एनडीटीएल है तो 2 करोड़ उधार ले सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन बैंक बहुत ज्यादा पैसा उनके पास लेन देन का होता है तो वो बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, उसको समझिएगा।
ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं हमारे पास आरबीआई है और कोई कॉमर्शियल बैंक मान लेते हैं एसबीआई है। क्योंकि एसबीआई क्या है, कॉमर्शियल बैंक है, और आरबीआई क्या है, केंद्रीय बैंक। अब इनके पास किसकी कमी हो गया, कैश की कमी हो गया। कैश क्या हो गया, कम हो गया इनके पास। तो कैश कम होगा तो इनसे क्या लेंगे, ये उधार लैंडिंग करेंगे या उधार लेंगे। अब उधार जब लेंगे ना तो उस पर क्या होगा, ब्याज तो लगेगा भाई, उधार लेंगे तो बिना ब्याज के क्या कौन पैसा देगा, तो ब्याज लगेगा। तो ये जो ब्याज है ना, इसी को रेपो रेट कहते हैं। जितना भी ब्याज लगाएगा क्या कहेंगे, रेपो रेट। और ये जो कैश लिया जाएगा ना, ये 90 दिन के लिए लिया जाएगा। कितने दिन के लिए लिया जाएगा, 90। कितना ले सकते हैं, 2% ऑफ एनडीटीएल। जितना भी उस बैंक का एनडीटीएल होगा उसका 2% मैक्सिमम ले सकते हैं। तो 2% क्या होता है, मैक्सिमम ले सकते हैं, 90 दिन के लिए ले सकते हैं। और इसी उधार को ही क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, इसी उधार को क्या कहते हैं, रेपो रेट कहा जाता है। इसको आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो पूछिएगा को क्वेश्चन। लेकिन ये टेक्निकल शब्द है, इस टेक्निकल शब्दों को क्या है, याद रखिएगा। नहीं तो क्या होगा, वहां पे रेपो रेट आ गया फिर समझ में नहीं आया, तो ये भी हो सकता है, तो उसको ध्यान दीजिए। दूसरा है रिवर्स। ठीक है, रिवर्स का मतलब उल्टा। रेपो रेट का जो उल्टा हो गया तो उसको क्या कहेंगे, रिवर्स कहेंगे। रिवर्स में क्या होता है, अब देखिए, कभी कभी हम उधार लेते हैं और कभी कभी हम उधार देते भी है। मान लेते हैं मेरे पास इसमें पैसा है नहीं, तो मैं किसी न किसी से उधार लूंगा, चाहे ब्याज कितना भी ले। देखिए, काम तो करना ही पड़ेगा। मान ले कोई किसी का मकान बन रहा है, किसी को बीमारी हो गया, किसी को गाड़ी खरीदना, कुछ भी करना तो उधार लेना ही पड़ता है। मकान बनाना है तो ऐसे नहीं कर सकते कि हम उधार नहीं लेंगे, तो उधार लेना पड़ेगा। लेकिन अगर जिस दिन मेरे पास पैसा अधिक आ जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं भी दूसरे पर क्या होगा, ब्याज पर पैसा लगाऊंगा। तो मुझे भी तो मुनाफा कमाना है, तो ध्यान दीजिए, मुझे भी क्या मुनाफा कमाना है। तो देखिए, रिवर्स में क्या होता है कि जो आरबीआई है, इस पे क्या होता है, इसको क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक इनको यहाँ पे इनको उधार देते हैं। जो मान लेते यहाँ पे एसबीआई है, एसबीआई किनको उधार दे रहा है, आरबीआई को उधार दे रहा है। अब उधार देखिए, उधार का ग्राफ बदल चुका है। पहले आरबीआई एसबीआई को उधार दे रहा था, अब एसबीआई आरबीआई को उधार दे रहा है। तो इस उधार पर जितना ब्याज दर लगाया जाएगा, कितना ब्याज दर लगाया जाएगा, उसी को क्या है, रिवर्स रेपो रेट दर कहा जाता है, रेपो रेट का। ये भी 90 दिन के लिए होता है। ये भी कितने दिन के लिए होता है, 90। अब कितना जमा कर सकता है, 2% ऑफ एनडीटी। ज्यादा जमा नहीं कर सकता है। देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, एनडीटी एक बात समझ लीजिएगा, जो बैंक होता है ना, वो आरबीआई के पास ज्यादा जमा क्यों करना चाहता है, एक बात समझ लीजिएगा। मेरे मैं थोड़ा सा ईमानदार आदमी हूँ, पैसा उधार लेता तो समय पे दे देता हूँ। और मेरे पास क्या था, मेरे पीछे पूंजी भी है, पूंजी मतलब संपत्ति भी है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बेईमान टाइप का उधार लेता है, फिर धमकाता रहता है, बंदूक लेके आता है, लोग लेके आता है, नहीं दूंगा क्या कर लोगे, ये है वो है। और उसके पीछे क्या, कोई पूंजी भी नहीं है। आप बताइए, आप किसको देंगे उधार, जिनके पास वो थोड़ा सा ईमानदार है और उनके पीछे पूंजी भी है। मान लेते हैं कि अगर नहीं भी देंगे तो उनका जो पूंजी है, यानी घर बार है, उसको बेच के तो हम ले सकते हैं ना। विश्वास भी क्या होता है, यहाँ पे डिपेंड करता है। इसलिए देखिए, लोन देने से पहले क्या होता है, इसलिए क्या होता है, पूरा उस व्यक्ति के बारे में छानबीन करता है कि वो कैसा है। पहले तो कोई बैंक करप्टेड है नहीं, दूसरे बैंक में लोन लिया और लेके भाग गया, कभी पैसा दिया नहीं, ये सारे क्या होता है। इसलिए क्या होता है, जब आप लोग या कभी लोन लिए होंगे या मान लोन लेते हैं ना, तो बाकी जो बैंक में आपका अकाउंट अगर वगैरह है तो वहां से एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी लेना पड़ता है कि कहीं आपके दूसरे बैंक में तो कोई लोन नहीं चल रहा है, या आप कोई बैंक करप्टेड तो नहीं है। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो 12 साल वगैरह बनाना पड़ता है, हैबिटेबिट वगैरह बनाना पड़ता है कि आपका क्या होता है, कोई लोन वगैरह आपके नाम से पहले चल रहा हो। इस तरह से सारी चीज क्या होता है, बनाना पड़ता है। तो ये क्या होता है, एक विश्वास क्रिएट करने के लिए होता है। इसलिए देखिए, आरबीआई क्या होता है, ज्यादा विश्वसनीय होता है। इसलिए जो कॉमर्शियल बैंक चाहता है कि अगर आरबीआई कम भी ब्याज दर देता है तो आरबीआई के पास पैसा जमा करना क्या था, ज्यादा सेफ रहता है, ज्यादा सुरक्षित रहता है।
लेकिन अगर कस्टमर को हम देते हैं, यानी आम जनता को अगर हम लोन देते हैं, तो वो ज्यादा रिस्की आ जाता है, यानी उसमें क्या था, जोखिम ज्यादा होता है। जैसा हम बोल रहे हैं कि 10% लोन कभी वापस ही नहीं आता है, लेकिन आरबीआई के पास अगर जमा करेंगे ना तो 100% वापस आएगा। लेकिन कोई क्या है, जैसे हम लोग क्या है, बैंक में कम ब्याज दर होता है, फिर भी क्या होता है, बैंक में हम पैसे जमा करना चाहते हैं, लोगों को क्यों नहीं देना चाहते हैं, जो विश्वसनीय नहीं है, तो देगा तो पता क्या होता है, फिर उनके सामने भीख मांगते रहो, दे दो दे दो, फिर बोलेगा कि मैं भाग जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बहुत सारे बहानाबाजी करता रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा ना करे और आम लोगों को ये लोन ना दे, इसलिए आरबीआई ने बोला कि ज्यादा पैसा हम लेंगे नहीं आपसे, बहुत ही कम पैसा लेंगे। इसलिए रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास क्या है, डिपॉजिट करता है, और उसके बदले में उनको जो ब्याज दर मिलता है उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और ये भी क्या है, 90 दिन के लिए होता है। और इससे, अब इससे मार्केट में मनी फ्लो कैसे कम होता है, मनी फ्लो कैसे कम होता है, मान लेते पहले रेपो रेट देख लेते हैं। देखिए, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो रेपो रेट बढ़ेगा। ठीक है, मान लेते पहले रेपो रेट क्या है, 4% रहा हो, और घट के मान लेते 2% हो गया हो, और एक दूसरा कंडीशन बढ़ के 6% हो गया। किसी बैंक के पास जो भी पैसा होगा या वो उधार ले रहा होगा, देखिए जब ब्याज दर 6% हो जाएगा ना, तो लोग कम ब्याज लेगा, 2% हो जाएगा तो ब्याज ज्यादा, मतलब उधार ज्यादा लेगा। अब मान लेते हैं कि जैसे ही रेपो रेट कम होगा, तो जो कॉमर्शियल बैंक है ना, वो आरबीआई से क्या है, ज्यादा लोन लेगा। जब ये आरबीआई से ज्यादा लोन लेंगे तो कस्टमर को भी तो क्या होगा, ज्यादा लोन देंगे ये। अब वही कंडीशन है, अगर ज्यादा लोन देंगे तो मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा हो जाएगा, मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, वस्तु का प्राइस बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर मान ले रेपो रेट ज्यादा हो जाता है, तो जो कॉमर्शियल बैंक है ना, वो क्या होगा, आरबीआई से कम लोन लेंगे, आरबीआई से क्या होगा, कम लोन लेंगे। कम लोन लेंगे तो ये क्या है, कस्टमर को भी क्या है, लोन कम देंगे। जब कस्टमर को लोन कम देंगे तो मार्केट में क्या होगा, मनी फ्लो कम हो जाएगा, मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाएगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस भी घट जाएगा, और प्राइस भी घट जाएगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इसमें क्या है, इन्फ्लेशन। तो दोनों कंडीशन को आपको याद होना चाहिए कि रेपो रेट बढ़ने पर मार्केट में क्या प्रभाव पड़ेगा, और रेपो रेट घटने पर क्या मार्केट में प्रभाव पड़ेगा। ये देखिए, आप हम लोग क्या आम जिंदगी में क्या, तो ये सारी चीज करते रहते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा क्या है, थ्योरेटिकल नहीं करते हैं। तो इसलिए इस किताब में क्या थ्योरेटिकल है, तो उसको क्या है, थोड़ा सा आप भी जो एग्जाम्पल है अपने डेली जीवन में, उसके साथ उसको कनेक्ट करेंगे तो जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो उसको क्या, अपनी तरह जीवन के साथ क्या है, आम जीवन के साथ उसको थोड़ा अटैच कर लीजिए, तो फिर क्या होगा, फिर आपको भूलने की कभी नौबत ही नहीं आएगी। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, ये कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। चलिए आगे देखते हैं, अगर रिवर्स रेपो रेट होगा तो इसके इसका उल्टा हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कैसे, मान ले 4% है वर्तमान में, और घट के 2% हो गया, और बढ़ के 6% हो गया। अब बताइए, 2% अगर हो जाएगा रेपो रेट, तो जो कॉमर्शियल बैंक है ना, वो आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जमा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ब्याज कम मिल रहा है। अगर ब्याज अगर 6% हो जाएगा, नहीं रिवर्स रेपो रेट अगर 6% होगा, तो जो एसबीआई है या जो कॉमर्शियल बैंक है, वो आरबीआई के पास ज्यादा पैसे जमा करेंगे। ठीक है, इसमें अगर कम पैसा जमा करेंगे ना, तो कॉमर्शियल बैंक के पास क्या होगा, लोन देने के लिए उनके पास ज्यादा पैसा रहेगा, तो लोन ज्यादा देंगे। और इसमें क्या होगा, जब ज्यादा जमा आरबीआई के पास करेंगे तो लोन देने के लिए इनके पास क्या होगा, पैसा कम हो जाएगा। तो अगर कम हो जाएगा तो वही कंडीशन है, इसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और इनमें इन्फ्लेशन घट जाएगी। तो इसको क्या है, याद रखिए, एक बार अगर आप याद कर लेंगे फिर जीवन में कभी भूलेंगे नहीं कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है,
और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो आरबीआई के माध्यम से जो मौद्रिक नीति है या मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसके माध्यम से क्या होता है, मौद्रिक नीति को कंट्रोल किया जाता है, जिससे मार्केट में मेन मनी फ्लो को कंट्रोल करना, या शुद्ध भाषा में कह सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। देखिए एक समिति बना था जिसका नाम है उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी, अभी आपको पता ना 2016 में उर्जित पटेल कमेटी बना था जो मौद्रिक नीति पर निर्णय लेने के लिए। तो उर्जित पटेल कमेटी ने बताया कि किसी भी जो इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन भी होना चाहिए, और इन्फ्लेशन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। मार्केट में इन्फ्लेशन बने रहना चाहिए, ज्यादा होगा वो भी दिक्कत है और कम होगा होगा। ठीक है, उर्जित पटेल जो कमेटी बना था, उर्जित पटेल कमेटी 2016 को बना था। कब बना था? 2016 को। इसने बताया था कि जो 4% का जो इन्फ्लेशन है इसे गुड इन्फ्लेशन कहा जाता है। किसी भी मार्केट में ये इन्फ्लेशन होना ही चाहिए, और ये क्या होता है, मिनिमम 2% हो सकता है और मैक्सिमम क्या होता है 6% हो सकता है। यानी 2% से अगर नीचे अगर इन्फ्लेशन चला जाएगा तो मार्केट में क्या होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, कोई उत्पादन ही नहीं करेगा। क्या कहेगा? नहीं, कोई प्रोडक्शन ही नहीं करेगा। और अगर इन्फ्लेशन अगर 6% से ऊपर चला जाता है तो उसमें क्या होगा, मार्केट में प्रोडक्शन ज्यादा होगा और मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का दाम बढ़ जाएगा ना, तो डिमांड कम हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और 4% का जो इन्फ्लेशन है इसको गुड इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी मार्केट में क्या होता है या इकोनॉमी में इतना इन्फ्लेशन हमेशा होना चाहिए, जिससे क्या होता है जो व्यापारी वर्ग है और जो उपभोक्ता वाले यानी कंज्यूमर वर्ग है, इन दोनों को क्या होता है, लाभ होना चाहिए। क्योंकि दोनों लाभ कमाने के लिए या अपने जीवन को बढ़ाने के लिए क्या होता है, हर वस्तु को क्या है खरीदते और बेचते रहते हैं। सबको क्या होता है, लगना चाहिए कि मैं थोड़ा सा क्या है अच्छा कर रहा हूँ। जैसे व्यापारी को लगे कि मैं 2 पैसे ज्यादा कमा रहा हूँ, और जो कंज्यूमर है उनको भी लगना चाहिए कि मैं 2 पैसा कम से खरीदा हूँ। तो इसके लिए इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए, 4% होना चाहिए, जिसे गुड इकोनॉमी का संकेत या सिंबल कहा जाता है। इतना मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन होना चाहिए। किस कमेटी के रिकमेंडेशन है? ये उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन है जो 2016 में इनको दिया गया था। कब आया था? 2016 में। अगला है सीमांत स्थायी सुविधा। इसको कहते हैं मार्जिनल स्टेबिलिटी फंड कहा जाता है। मार्जिनल स्टेबिलिटी फंड कहा जाता है, ध्यान देइए। ठीक है, ये क्या होता है पहले समझ लीजिए। मान लेते हैं किसी कॉमर्शियल बैंक को बहुत जल्दी यानी बहुत ही क्रूशियल टाइम के लिए पैसा की आवश्यकता है, मतलब उनको बहुत तीव्र गति से पैसा चाहिए, मतलब उनकी पैसा उनके पास कैश एकदम खत्म हो गया और उनको तुरंत पैसा चाहिए। तो तुरंत पैसा चाहिए, उसके लिए रेपो रेट से पैसा उनको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक नया कंडीशन उन्होंने आरबीआई ने डिसाइड किया, जिसको सीमांत स्थायी सुविधा कहा जाता है। ये क्या है, 2011 में बैंकिंग सेक्टर में इसको शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लेते 24 घंटे के लिए अगर किसी बैंक को पैसा चाहिए होता है, जैसे ठीक है रेपो रेट में आपको पता है 90 दिन के लिए होता है, और सीमांत स्थायी सुविधा के लिए क्या होता है 24 घंटे में ओवरनाइट के लिए चाहिए होता है। तो 24 घंटे के लिए चाहिए होता है, तो 24 घंटे के लिए जो पैसा चाहिए होता है उस पैसे पर जो दर लगाया जाता है उसी को सीमांत स्थायी सुविधा कहा जाता है। यानी बहुत ही मार्जिनल समय पे क्या होता है उधार देते ही क्या होता है, और इसका जो रेट होता है ना ये ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत ही सख्त जरूरत पैसे की है, तो वो लोग क्या होगा ज्यादा ब्याज से भी क्या होता है उधार ले लेना, क्योंकि उनको बहुत सख्त जरूरत है। तो ये क्या है, कॉमर्शियल बैंकों को बहुत जरूरी होती है, तभी क्या होता है इस सुविधा का इस्तेमाल किया जाता है। 24 घंटे के लिए नहीं, ओवरनाइट के लिए होता है। ओवरनाइट का मतलब होता है 24 घंटे से। ओवरनाइट का मतलब क्या होता है, 24 घंटे के लिए इसमें उधार लिया जाता है। ध्यान देगा। तो ये क्या होता है, बहुत ही जो जब
कैश की बहुत ज्यादा कमी हो जाता है, तब इसको ऐसे इस कंडीशन बनता है, उसी समय इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका खुले बाजार परिचालन, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसे कहा जाता है। खुले बाजार परिचालन या ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। अगर आप लोग जॉब करते हैं तो आप लोग जानते होंगे बहुत सारे क्या होता है विकास पत्र वगैरह वगैरह आते हैं, कृषि विकास पत्र, प्रधानमंत्री विकास पत्र, मुख्यमंत्री विकास पत्र, ऐसे बहुत सारे पत्र आते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है निवेश करना होता है, उसमें क्या होता है इन्वेस्टमेंट करना होता है। उसको उसका जो ब्याज दर होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है, नॉर्मल जो डिपॉजिट होता है बैंक में उससे ज्यादा ब्याज दर उसमें होता है। जो आप लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह होता है, इसमें क्या होता है इसमें ये सब निकालते रहते हैं। इसमें समझिए कैसे होता है, मार्केट कैसे कंट्रोल करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे आरबीआई है, इसको कंट्रोल करना है। क्या करना है इसको कंट्रोल करना है। तो ये समय समय पे क्या होता है बहुत सारे विकास पत्र जारी करता है। क्या करते हैं विकास पत्र कहते हैं उसको, जारी करते हैं, डेवलपमेंट लेटर कहते हैं उसको जारी करते हैं, या म्यूचुअल फंड कह सकते हैं उसको, ये जारी करता है। जारी करता है, देखिए इसमें क्या होता है जो इंटरेस्ट रेट होता है, इसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट होता है, तो ज्यादा होता है, नॉर्मल की अपेक्षा क्या होता है ज्यादा होता है, मैच्योर होने पे इसमें ज्यादा होता है। अब देखिए क्या होगा, मान लेते हैं आरबीआई में एक व्यक्ति है, इसको क्या है 10,000 रुपए का क्या है एक विकास पत्र क्या है जारी कर दिया। अब देखिए जब ये देखिए ये पत्र किसके पास आ गया, ए के पास ये पत्र आया, और आरबीआई के पास क्या है 10,000 रुपया आया। देखिए ये आरबीआई के माध्यम से कॉमर्शियल बैंक करता है, मतलब आरबीआई, देखिए आरबीआई किसी व्यक्ति को डायरेक्ट लोन वगैरह नहीं देता जिस पर धन नहीं है, माध्यम क्या होता है कॉमर्शियल बैंक। जितने भी लोन वगैरह जो भी आपको मिलता है या पैसा जमा करते हैं आप, हम लोग जो भी करते हैं ना वो कॉमर्शियल बैंक में जमा करते हैं। जो हमारा आरबीआई होता है वो किसी व्यक्ति का डिपॉजिट नहीं करता, वो सरकार का बैंक होता है और बैंकों का बैंक होता है, आपको कल बताया था। वो आम जनता का बैंक है नहीं होता है। तो ये जो आरबीआई के माध्यम से कोई एक काम कौन करेगा, कोई कॉमर्शियल बैंक करेगा। अब ये मन मानिए कि आरबीआई आपको डायरेक्ट ये देगा, कोई कॉमर्शियल बैंक से ही आपको क्या खरीदना पड़ेगा। जैसा अभी आप लोगों ने चर्चा में सुनी थी ना, चुनाव में ये जो जो पैसा देने के लिए जो बॉन्ड जारी किया गया था, जो खरीदा गया था, वो भी इसी में आ जाते हैं। देखिए जब व्यक्ति ए के पास ये विकास पत्र पहुंचा, तो ये जो 10,000 रुपए है ना ये कहाँ पहुंचा, कमर्शियल बैंक या डायरेक्ट कह सकते हैं आरबीआई के पास पहुंच गया। अब देखिए मार्केट में से 10,000 रुपए कम हो गया। अब ये तो एक व्यक्ति ये है, तो ऐसे कितना लाखों व्यक्ति ये खरीदते होंगे, जो सरकारी जॉब वगैरह करते बिजनेस करते होंगे, ये सभी खरीदते होंगे। तो लाखों लोग अगर 10-10 हजार रुपए का खरीदेंगे तो कितना करोड़ रुपए हो जाएगा समझिए। तो बस एग्जाम्पल की बात बोल रहा हूँ मैं। तो इस तरह से क्या होगा, अगर मान लेते हैं 1 लाख का एक व्यक्ति खरीदता है और इस तरह से 1 लाख लोगों अगर विकास पत्र खरीदता होगा, तो समझिए कितने रुपए का विकास पत्र खरीदा गया होगा। तो उतना विकास पत्र एक व्यक्ति ने कितना खरीदा, 1 लाख रुपए खरीदा, और मान लेते 1 लाख लोगों ने खरीदा, तो 1 लाख रुपए हो जाएगा, तो बहुत सारे रुपए हो जाएगा, मतलब अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो अलग बात है, बहुत रुपए हो जाएगा। तो ये रुपए कहाँ चला गया, आरबीआई के पास चला गया, क्योंकि आरबीआई के माध्यम, आरबीआई क्या है कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से क्या होता है ये विकास पत्र जारी करता है। अब मान लेते देखिए अगर इस कंडीशन से अगर जो विकास पत्र जब बेचा गया ना, तो बेचने से क्या होगा मार्केट में जो मनी था ना वो आरबीआई के पास पहुंच गया, या बैंकों के पास पहुंच गया कह सकते हैं, क्योंकि सबके पास क्या है पत्र आया है, सिक्योरिटी आया है। आरबीआई ने सबको क्या थमा दिया, सिक्योरिटी थमा दिया, और उसके पास जितना पैसा था वो पैसा कहाँ चला गया, आरबीआई के पास चला गया। अब मार्केट में क्या हो गया, मनी फ्लो कम हो गया। अगर बहुत ज्यादा मनी फ्लो कम हो जाता है तब आरबीआई क्या करेगा, ये जो विकास पत्र खरीदा गया था ना उसको फिर से बेचेगा, उसको फिर से क्या करेगा सेल करेगा।
जैसे ही बेचेगा ना तो लोगों के पास क्या होगा, फिर से पैसा आ जाएगा, आरबीआई के पास वो विकास पत्र चला जाएगा। तो कुल मिला के जो आरबीआई क्या करता है, जो अल्पकालिक समय में क्या करता है, जो जो क्या प्रतिभूति होता है या जो विकास पत्र होता है उसका क्रय विक्रय करता है। क्या करता है, सेलिंग एंड परचेजिंग करता रहता है, सेलिंग एंड परचेजिंग करता रहता है, जिससे मार्केट में क्या होगा, तरलता बने रहे, जिससे मार्केट में क्या होगा, धन का आगमन बना रहे। और तरलता का ज्यादा हो जाएगा तो विकास पत्र को बेचकर तरलता को कम कर दिया जाएगा। अगर तरलता का कम हो जाएगा तो विकास पत्रों को क्या होगा, फिर से आरबीआई खरीद लेंगे और फिर मार्केट में क्या है ना, मनी फ्लो हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो सरकारी प्रतिभूतियां होती है उन प्रतिभूतियों को बेचकर या उसको खरीद कर ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जाता है। इसका भी मुख्य कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन को कम करना। ठीक है, सबका मेन मकसद क्या है, इन्फ्लेशन को कम करना। इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो इकोनॉमी क्या होगा, डबाडोल हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ओपन मार्केट क्या होता है। देखिए सरकारी प्रतिभूतियों का मतलब समझते हैं क्या होता है, जैसे रेलवे है, रेलवे किसका है, सरकार का संपत्ति है। तो उसका रेलवे में मान लेते, रेलवे के पास है 5,000 करोड़ रुपए का संपत्ति है मान लेते, तो वो क्या होता है, उसको छोटे छोटे प्रतिभूतियों में क्या है, बांट दिया जाता है और इसी को क्या कहते हैं, सिक्योरिटी कहा जाता है। जैसे आपके पास कोई कार है, घर है, जमीन है, जायदाद है, तो वो क्या है, आपका सिक्योरिटी या प्रतिभूति है। उस प्रतिभूति को किसी को दे के आप उधार ले सकते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, जो भारत सरकार क्या होता है, आरबीआई के माध्यम से अपने प्रतिभूतियों को बेचकर या उधार देके मार्केट से मनी को क्या होता है, उठा सकते हैं। समझ में आ गया। इसी के माध्यम से क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। इसमें क्या होता है, प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय होता है, परचेजिंग और क्या होता है, सेलिंग किया जाता है। परचेजिंग और क्या करते हैं, सेलिंग। तो परचेजिंग और सेलिंग करने का काम क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में किया जाता है। ये हो गया आपके बैंकों के बारे में, आरबीआई के बारे में कि आरबीआई कैसे काम करता है, आरबीआई कैसे काम करती है। अब थोड़ा समझते हैं कि हमारे यहाँ पे जो नेशनलाइज बैंक है, देखिए इस समय वर्तमान में हमारे भारत में 12 नेशनलाइज बैंक है, जिसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, समझ लीजिएगा। 12 राष्ट्रीयकृत बैंक। देखिए पहले क्या था, बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 27 हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, बैंकों का मर्ज हो रहा है बहुत ज्यादा। आप लोग देखिए 17 में मर्ज हुआ, 19 में मर्ज हुआ, बैंक को मर्ज करके उसको कम किया जा रहा है। देखिए मर्ज करने से इनका एक फायदा ये है कि बैंकों का जो एनडीटीएल बढ़ता है, तो बैंक क्या होता है, ज्यादा मजबूत होते हैं। बैंक ज्यादा क्या होता है, मजबूत। देखिए जैसे एक घर में मान लो 4 भाई है, सभी 4 अलग अलग है, तो उनके अलग अलग जो पूंजी होगा ना वो कम होगा। 4 भाई अगर एक साथ मिल जाए तो उसका संयुक्त पूंजी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है बैंकों को मर्ज करने का, एक कॉन्सेप्ट है कि जिससे क्या होगा कि जो बैंक है उनके पास जो पूंजी यानी कैश है वो बढ़ जाए, और उनके पास जो एनपीए होता है उस एनपीए से वो बचा जा सके। तो इसके कारण क्या है, इसीलिए बैंकों का मर्ज किया जाए। देखिए आप लोगों ने देखा होगा ना, एक पेपर होता है आईबीपीएस का पेपर होता है, आईबीपीएस। ठीक है, जब आईबीपीएस शुरू किया गया था उसमें 19 बैंकों का पेपर होता था। कितने बैंकों का पेपर होता है, 19 बैंकों का पेपर होता था। अभी उसमें केवल 11 बैंकों का पेपर होता है, क्योंकि एसबीआई अपना अलग से पेपर करवाता है। आप लोगों ने देखो ना, एसबीआई का पेपर अलग से होता है। एसबीआई क्या होता है, वो जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि राष्ट्रीयकृत एसबीआई का राष्ट्रीयकरण अलग से हुआ था, और बाकी जो ये आईबीपीएस में जितने बैंक है ना, इसका राष्ट्रीयकरण अलग से हुआ है। आपको पता था कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था, और जो ये आईबीपीएस के माध्यम से जो पेपर होता है ना, इनका जो राष्ट्रीयकरण एक तो 69 में हुआ था और एक 80 में हुआ था। 69 में 14 बैंकों का हुआ था और 80 में क्या 6 बैंकों का हुआ था। तो इन्हीं को मिला के क्या बनता है, आईबीपीएस बनते हैं। और एसबीआई का अलग से पेपर होता है, आरबीआई का भी क्या होता है, अलग से पेपर होता है। अगर आप लोग पेपर दिए होंगे तो या आपके साथ में कोई देता होगा तो आप लोग को मालूम होगा। और इसके साथ साथ आते हैं आरआरबी।
अब पहले बताइए राष्ट्रीयकृत बैंक होता क्या, पहले इसको भी तो जान लें। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक या नेशनलाइज बैंक उसे कहते हैं जिसका 51% शेयर क्या होता है, भारत सरकार का होता है। शेयर मतलब हिस्सेदारी। 51% शेयर किनका होना चाहिए, भारत सरकार का होना चाहिए। तो ऐसे जो उपक्रम होता है या ऐसे जो बैंक होता है उसको क्या होता है, आप कह सकते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक कह सकते हैं। और इसीलिए देखिएगा जितने भी सरकारी बैंक है ना उसमें क्या लिखा रहता है, अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है। अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, यानी भारत सरकार का उपक्रम लिखा रहता है। अब बैंक में जाके देख लीजिएगा क्या रहता है, भारत सरकार का उपक्रम लिखा रहता है, क्योंकि इसमें शेयर सबसे ज्यादा क्या होता है, भारत सरकार का। देखिएगा अगर इन बैंकों का जब भी अगर निजीकरण किया जाएगा ना तो भारत सरकार क्या था, अपना शेयर क्या होता किसी निजी हाथों में बेच देगा, फिर वो क्या निजी बैंक बन जाएगा, क्या होगा, निजी बैंक बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछा कि राष्ट्रीयकृत बैंक किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीयकृत बैंक वहां बैंक है जिसका 51% शेयर किसके पास है, भारत सरकार के पास, और इनका जो मैनेजमेंट है वो भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसलिए देखिएगा भारत जो बैंक होता है ना, बैंक पूरी तरह से सरकारी नहीं होते। बैंक में जो कर्मी जॉब करते हैं ना उनका सैलरी का हिसाब अलग होता है। बैंक में जॉब करने वाले लोगों का सैलरी का हिसाब क्या होता है, अलग होता है, जो बाकी जो गवर्नमेंट जॉब होता है उनके अपेक्षा। क्योंकि ये क्या है, ये कंपनी है, ये क्या है, निगम है, यानी कॉरपोरेशन है। ये क्या है, जॉब, इसमें जॉब करने वाले का सैलरी का हिसाब अलग से किया जाता है। एक बात ध्यान दीजिए। दूसरा होता है जो आरआरबी होता है, आरआरबी मतलब जिसको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप लोगों को पता है कि 1975 में से गठन किया गया था। गठन करने का मेन मकसद क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या लोन दिया जाए, क्योंकि हरित क्रांति के लिए क्या चाहिए था, लोन की आवश्यकता बहुत ज्यादा था। तो उसको देने के लिए इनको लाया गया था, इनको लाया गया था, आरआरबी को लाया। लेकिन आरआरबी क्या तो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर क्या नहीं हो पाया, उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ आरआरबी। या जो आरआरबी जिसे कहा जाता है, पहला आरआरबी आपको पता था, प्रथमा बैंक क्या है, पहला आरआरबी बना। पहला आरआरबी कौन बना था, प्रथमा बैंक। तो प्रथमा बैंक क्या है, भारत का पहला आरआरबी बना। देखिए आरआरबी में आपको पता कि भारत सरकार उसमें फंडिंग करता है, राज्य जिस राज्य में वो बैंक है उस राज्य सरकार फंडिंग करता है, और जो एक प्रोमोटिंग बैंक होता है वो भी क्या होता है, उसको फंडिंग करता है। इसलिए फंडिंग का अलग अलग क्षेत्र से आने के कारण क्या हुआ, ये बैंक ज्यादा कारगर नहीं हुआ और वो अच्छी तरह से चल रही है। उसके बाद आता है विकास बैंक, निजी बैंक। ये इसमें क्वेश्चन नहीं पूछता है निजी बैंक के बारे में, ध्यान दीजिएगा। विकास बैंक, देखिए विकास बैंक में नाबार्ड और क्या है, सीडबी ज्यादा पूछ जाते हैं। सबसे ज्यादा नाबार्ड होता है। नाबार्ड के बारे में आप लोग सुने होंगे, 82 में बना था, शिव रमन कमेटी के अनुशंसा पर बना था। किस कमेटी के अनुशंसा पर बना था, शिव रमन कमेटी के अनुशंसा पर बनाया गया था, 1982 में बनाया गया था। ठीक है, नाबार्ड का मेन काम होता है ग्रामीण क्षेत्रों को क्या होता है, वित्त पोषित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, वित्त पोषित, रूरल सेक्टर में क्या होता है, वित्त पोषित करना। और ये डायरेक्ट लोन नहीं देता, ये आरआरबी के माध्यम से लोन देते। किसके माध्यम से लोन देते हैं, आरआरबी के माध्यम से लोन देते हैं। जो नाबार्ड होता है वो डायरेक्ट किसी को लोन नहीं देता, बल्कि किसके माध्यम से देते हैं, वो आरआरबी के माध्यम से लोन लोगों को दिया जाता है या उनको सहायता देती है, या बहुत सारे प्रशिक्षण वगैरह काम भी किया होता है, नाबार्ड द्वारा चलाई जाती है। उसके बाद आता है आपका सिडबी। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। स्मॉल मतलब जो कुटीर उद्योग होते हैं, जो मध्यम उद्योग होते हैं, उनको लोन देने के लिए बनाया गया है। इनका काम होता है जो स्मॉल मीडियम और जो मध्यम उद्योग होते हैं उनको क्या होता है, लोन देने के लिए क्या बनाया गया, सिडबी बनाया। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, और सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो आपके लखनऊ में। और तीसरा आपको बैंक बताया था, कौन सा बैंक बताया था, एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक जो एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट करते हैं ना उनको लोन देते हैं। जैसे बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करते हैं, उनको क्या होता है, ये
देखिए, व्यापारी अलग होता है, उद्योगपति अलग होता है। उद्योगपति क्या होता है, प्रोडक्ट बनाता है। व्यापारी क्या होता है, एक जगह से खरीद के दूसरी जगह में बेचता है। तो व्यापारी और उद्योगपति में भी क्या है, अंतर होता है, इसको भी ध्यान रखना। उद्योगपति का मतलब होता है प्रोडक्शन करना, और व्यापारी का मतलब होता है सामान को बेचना। सामान को बेचने का काम कौन करता है, व्यापारी के द्वारा की जाती है। और तीसरा जो बैंक आता है वो आता है आपका सहकारी बैंक। सहकारी बैंक के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, गांव में है। अगर आप गांव से है तो गांव में सहकारी बैंक होता है। इसका मेन कारण होता है कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाना। और ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। जो सहकारी बैंक, उत्तराखंड में भी सहकारी बैंक है, उसके लिए अलग से पेपर होता है। वो राज्य सरकार का अंतर्गत में आता है सहकारी बैंक। और इसमें जो फंडिंग होता है वो राज्य सरकार करती है। इसमें जो फंडिंग होता है, जो वित्त पोषित की जाती है, वो कौन करते हैं, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और इसमें जो भी नियुक्ति वगैरह होता है वो राज्य सरकार के द्वारा इसमें की जाती है। ये क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो पंचायत लेवल में होता है, जिसको क्षेत्रीय सहकारी बैंक कहा जाता है। दूसरा होता है जिला सहकारी बैंक होता है, और तीसरा होता है राज्य सहकारी बैंक होता है। जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक होता है। तो ये 3 उनके कैटेगरी होता है। उसके माध्यम से लोगों को क्या होता है, बीज खाद वगैरह क्या होता है, दिया जाता है। बीज और खाद अधिकतर दिया जाता है, नगद भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये सोसाइटी को सोसाइटी कहा जाता है, उनके माध्यम से दी जाती है। तो ये हो गए हमारे बैंकिंग सेक्टर के जितने भी बैंक है, उसके बारे में आपको बता दिया। फिर भी आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आया है, उसको आप पूछ सकते हैं। अभी भी पूछिएगा। जितना पूछेंगे उतना ही आपको क्या का फायदा होगा इनका फ्री। देखिए, ये बहुत ज्यादा बता दिया, फिर भी आपके कोर्स के हिसाब से, फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग पूछिए। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्या होता है, उसको पूछिए। ठीक है। तो आज देखिए टाइम ओवर होने वाला है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिएगा। अब कल से देखिए, कल से हम शुरू करेंगे इसको, थोड़ा सा विराम देके हम पॉलिटी शुरू करेंगे। और पॉलिटी में सबसे पहले हम शुरू करेंगे राज व्यवस्था। फिर आपका शुरू करेंगे जो थिंकर वगैरह है, उनके थिंकर वाले चीज करेंगे। आईआर और थिंकर शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा राज व्यवस्था को समझ लेते हैं कि जो टर्म्स वगैरह होता है उस टर्म्स को जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या, जिसे कहते हैं आप थिंकर। थिंकर में आप लोग प्लेटो के बारे में जानते हैं, कौटिल्य के बारे में जानते हैं, वुडरो विल्सन के बारे में जानते हैं। उसको अरस्तु के बारे में, जो राज व्यवस्था के बारे में, लस्की हो गया, बहुत सारे रूसो हो गया, इनके जो विचार है इनके बारे में क्या है हमको जानना है। या भारत में बहुत सारे क्या होता लोग हैं, उनके बारे के विचारधारा को क्या है जानना पड़ेगा कि उन्होंने राज व्यवस्था के बारे में अलग अलग क्या क्या विचार दिया। इनमें से 2-3 सवाल क्या पक्का बनता है, ध्यान देगा। 2 सवाल तो इसमें पक्का बनता है। थिंकर से 2 सवाल मिनिमम बनता है। जो पीजीटी होता है, पीजीटी में तो कम से कम 5 से 10 सवाल बनता है। इसमें क्या होगा, क्योंकि 50 नंबर का है, चारों सब्जेक्ट